हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी स्टडी बाय रश्मि व्यास। और आज के इस वन शॉट वीडियो की अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12th का यूनिट 4, जिसकी बहुत डिमांड आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं इस यूनिट का वीडियो डालूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में इस यूनिट का नाम है एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। मींस बिजनेसेस या एंटरप्राइजेस जो अपनी ग्रोथ और एक्सपांशन के स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, किस तरह से वो एक्सपांशन करते हैं, किस तरह से वो अपनी एंटरप्राइज या अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करते हैं, उसके बारे में इस यूनिट में बात की गई है। तो इसमें आफ्टर स्टेबिलिटिंग, आफ्टर मेकिंग अ प्लेस इन मार्केट में अच्छी खासी शेयर ग्रैब करने के बाद, मार्केट में एक अच्छी खासी जगह बनाने के बाद, रेगुलर प्रॉफिट अर्न करने के बाद, हर बिजनेस का नेक्स्ट गोल होता है टू ग्रो, टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड टू डेवलप, टू एक्सपांड। बिजनेस को का लास्ट और अल्टीमेट गोल होता है टू एक्सपांड। हर बिजनेस एक्सपांड होना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज पर आने के बाद हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूं। तो एक्सपांशन के लिए वेरियस स्ट्रेटजीज होती है, अलग अलग तरह से एक्सपांशन किया जाता है। कुछ एक्सपांशन हम ये कह सकते हैं कि इंटरनली किया जाता है, कुछ एक्सपांशन एक्सटर्नली किया जाता है। तो एक्सपांशन जो है, इंटरनल एक्सपांशन या एक्सटर्नल एक्सपांशन, किसी भी तरह से बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। इंटरनल एक्सपांशन में टाइम ज्यादा लगता है और कैपिटल भी ज्यादा लगती है, पैसा लगेगा ही ऑफ कोर्स। और एक्सटर्नल एक्सपांशन में पैसा तो लगता है लेकिन क्विक एक्सपांशन हो जाता है, टाइम थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली कम लगता है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि इकोनॉमिक भी रहता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इंटरनल एक्सपेंशन और एक्सटर्नल एक्सपेंशन क्या होता है। इंटरनल एक्सपेंशन मींस बिजनेस को इंटरनली एक्सपांड करना। अब इंटरनली कैसे एक्सपांड करेंगे? हम एक लेवल पर स्टेबल है ना, हम एक अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो एक लेवल पे आने के बाद हम इंटरनली कैसे एक्सपांड कर सकते हैं? हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आइदर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, हम और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना मींस और नई मशीनरी ला सकते हैं। जितनी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है प्रोडक्शन के लिए, हम उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। हम हमारी पुरानी मशीनरी को, ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करके न्यू मशीनरी ला सकते हैं। ये भी एक तरीका इंटरनल एक्सपेंशन का, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना, रिप्लेस ओल्ड मशीनरी विथ न्यू मशीनरी। नए मार्केट सर्च करना मींस जहां तक हम अपने प्रोडक्ट्स या अपने जो भी कमोडिटीज हैं उनको सेल कर रहे हैं, हम अपने मार्केट को और एक्सपांड करें, एनलार्ज करें कि और आगे जाकर सामान बेचें। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल करें, ये हो सकता है। और भी कई तरीके हैं। हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल को री इन्वेस्ट, मतलब कैपिटल में और ज्यादा अमाउंट बढ़ाकर उसको इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट अमाउंट जो है, पैसा जो है, वो अलग अलग एक्टिविटीज में यूज हो सके। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम बिजनेस में ही अप्लाई करके, मींस इनसाइड द बिजनेस, इंटरनली द बिजनेस, हम ये सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। हम 1 यूनिट से 2 यूनिट डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम इंटरनल एक्सपेंशन में देखते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक्सटर्नल एक्सपेंशन। तो बिजनेस जो है वो एक्सटर्नली कैसे एक्सपांड हो सकता है? एक्सटर्नली बिजनेस एक्सपांड होने के 2 तरीके हैं यहाँ, फ्रेंचाइजिंग और मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो कि आपके सिलेबस में है। 2 तरीकों से हमें बताया गया है कि या तो हम अपनी फ्रेंचाइजी डालें या किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाए या किसी कंपनी को टेक ओवर कर ले, एक्वायर कर ले। ठीक है, तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं एक्सटर्नल एक्सपेंशन के आपके यूनिट 4। तो आइए डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। So let us continue with the franchising first. Franchising is the first external expansion strategy given in your eShip syllabus. आपके eShip बुक में external expansion strategy दी हुई है franchising। तो franchising क्या होता है स्टूडेंट्स? franchising एक ऐसा arrangement होता है जहां manufacturer, franchising is an arrangement whereby the manufacturer or sole distributor of a trademark product, किसी भी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट, मतलब किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर
या सोल डिस्ट्रीब्यूटर अपने राइट्स यानी कि अपने अधिकार देते हैं लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या हम ये कहें कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को ये राइट्स देते हैं, दोज हु वांट टू डू द बिजनेस, जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये राइट्स देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो। अब जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि राइट्स ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, उनको रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, ब्रांडेड बिजनेस मिल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो दे आर रेडी टू गेट इट। ठीक है, अब फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा अरेंजमेंट कहा गया है, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया है कि फ्रेंचाइजिंग इज एन अरेंजमेंट whereby the manufacturer or sole distributor of a trademark product gives exclusive rights of distribution to local retailers। किसको दे रहे हैं? लोकल रिटेलर्स, इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी कि ऐसा चार्ज जो राइट्स ले रहा है वो अपने अधिकारों, राइट्स लेने के बदले में कुछ फीस देगा, कुछ चार्ज देगा, कुछ पैसे देगा, उसे कहा जाता है रॉयल्टी। ये टर्म याद रखना है स्टूडेंट्स आपको। रॉयल्टी मतलब ऐसा चार्ज या ऐसी फीस जो कि एक्सक्लूसिव राइट्स लेने वाला पे करता है देने वाले को, प्रोवाइडर को। अब यहाँ हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है? हमें दो पार्टीज दिख रही है, वन हु गिव्स, हु इज प्रोवाइडिंग द राइट्स, हु इज गिविंग द राइट्स, एंड वन हु इज गेटिंग द राइट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अधिकार दे रहा है, मैन्युफैक्चरर, या ये कहें कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ट्रेडमार्क प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास सारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, सारे आईपीआर्स हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के। ठीक, वो अपने अधिकार दे रहा है किसी और को, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को, कि तुम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इन रिटर्न जो राइट्स ले रहा है वो रॉयल्टी दे रहा है। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है फ्रेंचाइजिंग। ओके, तो यहाँ हमें दो पार्टीज दिखाई दे रही है, एक तो वन हु इज गिविंग द राइट्स, जो एक्सक्लूसिव राइट्स दे रहा है उसे कहा जाएगा फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर इज वन हु इज गिविंग द एक्सक्लूसिव राइट्स, एंड फ्रेंचाइजी द अनदर पार्टी, सेकेंड पार्टी, हु इज गेटिंग द राइट्स, जो कि अधिकार ले रहा है और रॉयल्टी पे कर रहा है। ठीक, ये समझ में आया यहाँ तक? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। और अगर क्लियर नहीं है तो इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आज मैं वन शॉट में फटाफट से कंप्लीट करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि दो पार्टीज हैं, अब इनके बीच में म्यूचुअली ये एग्रीमेंट होता है, विलिंगली एग्रीमेंट होता है, दैट इज अनदर थिंग। बट यहाँ यदि डिस्प्यूट्स की बात हो, अगर डिस्प्यूट्स हो जाए, हो भी सकते हैं डिस्प्यूट्स, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है? इन दोनों पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट लिखा जाता है। अग्रीमेंट जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें दोनों ही पार्टीज, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, दोनों ही म्यूचुअली उसे ड्यूली साइन करते हैं। उसके जितने भी टर्म्स कंडीशंस हैं उस पर दोनों अग्री होते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वो डॉक्यूमेंट बनता है, दोनों एग्री होते हैं और दोनों पार्टीज उस पर साइन करती है, और ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को कहा जाता है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। अब ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, अगर इन दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये रिटन डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट का भी काम करता है। इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑल्सो। ठीक, अब स्टूडेंट्स फ्रेंचाइज एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट के इंग्रेडिएंट्स ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ये भी आ सकते हैं, तो हमें इन्हें भी ब्रीफ में देखना होगा। तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट जो होता है उसके कुछ कंटेंट होते हैं। एग्रीमेंट समझ में आया? यहाँ तक हमने देखा एक्सटर्नल एक्सपेंशन के दो प्रकार है, फ्रेंचाइज, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। फ्रेंचाइज एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर और एक्सक्लूसिव राइट्स गेट करता है, पाता है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न में रॉयल्टी पे करता है। ये चीज हमने देखी। दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट का भी काम करता है। अब इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में सबसे पहले हम देखें, देयर आर मेनली 4 इंग्रेडिएंट्स, ये हमें याद रखना है। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में कितने इंग्रेडिएंट्स है? 4 इंग्रेडिएंट्स है, 4 उसके कंटेंट है। फर्स्ट कंटेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि दोनों पार्टीज, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है
उस एग्रीमेंट में उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मतलब किस टाइप की फ्रेंचाइजिंग रहेगी। सी आगे टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग भी हम देखेंगे कि किस तरह की फ्रेंचाइजिंग ली है फ्रेंचाइजी ने, किस तरह की फ्रेंचाइजिंग दी है फ्रेंचाइजर ने, ये उसमें लिखा रहता है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में किस तरह की रिलेशनशिप है, मतलब किस टाइप की फ्रेंचाइजिंग ली है, क्या प्रोडक्ट फ्रेंचाइज ली है, मैन्युफैक्चर फ्रेंचाइज ली है, बिजनेस फ्रेंचाइज ली है, किस तरह की फ्रेंचाइज ली है, वो चीज उसमें एक्सप्लेन की होती है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, इसे हम कैसे याद रखेंगे, रिलेशनशिप इट डिस्क्राइब्स, this ingredient describes the relationship of franchisor and franchisee, right? Second ingredient है हमारा operations manual। ऑपरेशन मैनुअल, ये इंग्रेडिएंट, ये एलिमेंट ये बताता है कि किस तरह की, किस गाइडलाइंस का पालन करके कौन कौन से रूल्स होंगे फ्रेंचाइजी के लिए, फ्रेंचाइजी को किन किन गाइडलाइंस, किन किन रूल्स का पालन करना पड़ेगा अगर उसे फ्रेंचाइजर का बिजनेस चलाना है, तो अगर उसे फ्रेंचाइजर के प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस होंगी। तो इट डिस्क्राइब्स द गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ डूइंग द बिजनेस, राइट। थर्ड इंग्रेडिएंट है प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट। प्रोप्राइटरी मतलब ओनरशिप स्टेटमेंट, ठीक, मीन्स ये वो पार्ट है, वो एलिमेंट है जिसमें प्रोप्राइटर का यानी कि फ्रेंचाइजर का, फ्रेंचाइजर कंपनी का नाम फ्रेंचाइजी कैसे यूज करता है, मींस उसके एडवर्टीजमेंट में या कहीं भी, कहीं चैरिटी फंड्स कुछ भी देना है तो कंपनी के नाम से, कंपनी का नाम किस तरह से यूज किया जाता है, वो किस तरह से यूज करना चाहिए या करेगा फ्रेंचाइजी, वो सारा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस। ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस मींस फ्रेंचाइजी की साइट कैसी होगी, जो भी फ्रेंचाइज ओपन कर रहा है वो उसकी साइट में कब कब अपग्रेडेशन करेगा, किस तरह का डिस्प्ले लगाएगा, किस तरह के कलर्स होंगे, कैसा इफेक्टिव प्रमोशन होगा, सारी चीजें, मैनिक्विन पर कौन से कपड़े अगर कपड़ा की है तो मैनिक्विन पर कौन सी ड्रेसेस लगाएंगे, कौन सी कलर थीम होगी, फेस्टिव सीजन पर किस तरह का डेकोरेशन होगा, किस तरह का पेंटिंग होगी, सारी चीजें जो है साइट का मेंटेनेंस, हम देखें कि जो ऑनगोइंग साइट है उसका मेंटेनेंस, उसका अपग्रेडेशन सब कुछ होता है फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग, फ्रेंचाइजर कंपनी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग टाइप्स एंड टाइम फ्रेम्स ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ साइट, साइट को अपग्रेड करने की, साइट को मेंटेन करने की, डिस्प्ले करने की, हर प्रकार के अपग्रेडेशन, हर प्रकार का प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, ये लिखा होता है ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस में। तो हमने देखे 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन जिसमें कि रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी होता है, देन ऑपरेशन मैनुअल जिसमें गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं, जिन रूल्स और गाइडलाइंस को फ्रेंचाइजी को फॉलो करना होता है, देन प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट मतलब एज अ प्रोप्राइटर कंपनी का नाम फ्रेंचाइजी किस तरह से यूज करेगा, एंड ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस मींस साइट को मेंटेन करने के लिए, साइट को अपग्रेड करने के लिए किस तरह का डिस्प्ले, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन होगा। तो ये 4 मेन इंग्रेडिएंट है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। हमने देखा फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड या ये कहें कि बहुत ही एक्सटर्नल एक्सपांशन का एक तरीका है जिसमें कि फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है और दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के इंग्रेडिएंट्स भी हमने देख लिए हैं। नाउ अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग कि फ्रेंचाइजिंग किस किस टाइप्स की होती है, ठीक है। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग गिवन इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में 4 प्रकार की फ्रेंचाइजिंग दी गई है। द फर्स्ट इज प्रोडक्ट फ्रेंचाइज। प्रोडक्ट फ्रेंचाइज जो कि एक कॉमन टाइप की फ्रेंचाइज है जिसमें कि जो जनरल फ्रेंचाइजिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं बास्किन रॉबिन्स है, आप मैकडोनल्ड्स और ये सारी चीजें देख रहे हैं जिसमें कि एक जनरल फ्रेंचाइज है जिसमें कि फ्रेंचाइजी को राइट्स मिले हैं प्रोडक्ट सेल करने के। अब यहाँ जो है
ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ड्यूरेबल है, जो कि खराब नहीं होते। जनरली ऐसे प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज एमएनसीज या बड़ी कंपनीज, लार्ज कंपनीज जो है ऐसे प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज जो है वो प्रोडक्ट फ्रेंचाइज फॉर्म में देती हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। उन्हीं मीन्स जो मेन कंपनी है फ्रेंचाइजर, सारे प्रोडक्ट उन्हीं के यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, और फ्रेंचाइजी को केवल राइट है टू सेल ओनली एंड डिस्ट्रीब्यूट ओनली। उनको अधिकार है केवल बेचने का। अब उस बेचने के अधिकार के बदले फ्रेंचाइजी या तो रॉयल्टी पे करता है या उतना मिनिमम इन्वेंट्री परचेस करके और देन उसको सेल करता है। दोनों में से जो भी इजियर है, इट डिपेंड्स ऑन, इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ये अलग अलग कंपनी फ्रेंचाइजर के हिसाब से वेरी करता है कि किस तरह का आपने अग्रीमेंट लिया है। तो प्रोडक्ट फ्रेंचाइज एक ऐसी फ्रेंचाइज जहां मैन्युफैक्चरर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और फ्रेंचाइजर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और फ्रेंचाइजी केवल उस रेडीमेड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। यहाँ फ्रेंचाइजी को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। इस प्रकार की फ्रेंचाइज। अब यहाँ जो है फ्रेंचाइजी इज हैविंग अथॉरिटी टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। फ्रेंचाइजी को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी है और कंपनी का नाम यूज करने की अथॉरिटी है, कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने की अथॉरिटी रहती है। फ्रेंचाइजी जो है एक मिनिमम फीस पे करता है या मिनिमम इन्वेंट्री परचेस कर लेता है, मींस मिनिमम इन स्टॉक परचेस कर लेता है फ्रेंचाइजी। इस प्रकार के फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट में आपको यहाँ इन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है जो भी यहाँ लिखे हैं। फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग। अलग नेक्स्ट टाइप की फ्रेंचाइजिंग में जो है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग में क्या है कि फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी वन हु इज टेकिंग द राइट्स, जो राइट्स खरीद रहा है उसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के भी अधिकार होते हैं ना। इस प्रकार की फ्रेंचाइजिंग में ही कैन मैन्युफैक्चर ऑल्सो, ही कैन प्रोड्यूस ऑल्सो। वो प्रोड्यूस भी कर सकता है, वो प्रोडक्शन भी कर सकता है, परंतु प्रोडक्शन उसको किस हिसाब से करना पड़ेगा? फ्रेंचाइजर के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से उसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसी मात्रा में रॉ मटेरियल लेना, उसी मात्रा में इंग्रेडिएंट्स लेना, उसी तरह से उन्हीं के फॉर्मूला से उसी तरह से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी के ही ब्रांड में उसको सेल करना है, तो मीन्स ही कैन मैन्युफैक्चर और ही कैन सेल। वो मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और वो सेलिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के फ्रेंचाइजिंग को कहा जाता है मैन्युफैक्चरर फ्रेंचाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग, जो कि जनरली सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री या बेवरेजेस इंडस्ट्री के लिए है। जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, पेप्सी, लिम्का, फेंटा वगैरह, ये सारी, कोका कोला, ये जो है इनकी में मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग दी जाती है कि फ्रेंचाइजी खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा और कंपनी के ब्रांड नेम में सेल करेगा। और जितने भी ईटेबल्स होते हैं, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, अब देखिए यहाँ कंपनी बनाकर नहीं दे रही है, वो लोग खुद वहीं बना रहे हैं, बट कंपनी के फॉर्मूला से, है ना, और बेच भी कंपनी के नाम पर रहे हैं, है वो फ्रेंचाइजिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग है, जहाँ ईटेबल्स और सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस इंडस्ट्री में जनरली मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग होती है, ठीक। नेक्स्ट टाइप की फ्रेंचाइजिंग हम देखें, बिजनेस फ्रेंचाइजिंग। बिजनेस फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि बिजनेस जो फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजर के रेडीमेड कस्टमर्स होते हैं। फ्रेंचाइजर कैन अलाउ हिज कस्टमर टू परचेज फ्रॉम फ्रेंचाइजी ऑल्सो, मीन्स फ्रेंचाइजी को क्या मिल रहे हैं? रेडीमेड कस्टमर मिल रहे हैं, रेडीमेड क्लाइंट मिल रहे हैं, है ना। और उसको सेल करने की फ्लेक्सिबिलिटी है कि भैया वो बेच सकता है कंपनी द्वारा भेजे गए कस्टमर्स को भी, प्लस खुद के बनाए हुए कस्टमर्स को भी वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की फ्रेंचाइजिंग को कहते हैं बिजनेस फ्रेंचाइजिंग, जिसमें उसको आजादी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंसी है कि अपना बिजनेस खुद, अपना मतलब जो भी फ्रेंचाइज उसने लिया है उसको अच्छे से कर सकता है, कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा बना सकता है। कस्टमर चाहे कंपनी फ्रेंचाइजर ने भेजे हैं, चाहे खुद ने अट्रैक्ट किए हैं, उसे अपने हिसाब से प्रमोशन कर सकता है, अपने हिसाब से गुड सेल कर सकता है, राइट। देन है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। सी, इन दोनों के नेम सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बिजनेस फ्रेंचाइज में रेडीमेड कस्टमर है और बिजनेस फॉर्मेट में बिजनेस का फॉर्मेट है।
बिजनेस ऑपरेशन का फॉर्मेट है, मीन्स किस फॉर्मेट में बिजनेस चलेगा वो फॉर्मेट फ्रेंचाइजर बताता है कि भैया आप इस मॉडल में बिजनेस चलाओगे, इस फॉर्मेट का बिजनेस चलाओगे, आप इस पैटर्न में बिजनेस चलाओगे, है ना। मीन्स फ्रेंचाइजी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गाइडलाइंस दी जाती है इस तरह की फ्रेंचाइजिंग में कि आप इस पैटर्न पर ही बिजनेस करोगे, ठीक। तो बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे ये इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है या हम कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पर ही चलते हैं। जिस तरह से उनको टेस्ट सीरीज लेना है, मॉक टेस्ट लेना है, जो भी उनका प्रूवन मेथड ऑफ बिजनेस है उसी तरह से वो लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस फॉर्मेट में क्या होता है, प्रूवन मेथड ऑफ बिजनेस बताई जाती है बाय फ्रेंचाइजर टू फ्रेंचाइजी, ठीक। तो ये दो टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग है जिसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिजनेस फ्रेंचाइज में रेडीमेड कस्टमर्स हैं और बिजनेस फॉर्मेट में रेडीमेड मेथड है, ये याद रखना। एक को आप कस्टमर नाम से याद रखिए, एक को मेथड के नाम से याद रखिए कि इसमें प्रूवन मेथड ऑफ बिजनेस है, राइट। इसकी जनरली एग्जांपल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप देख लीजिए, कोचिंग सेंटर्स देख लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देख लीजिए, ये इसके बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज के बेस्ट एग्जांपल है। तो हमने देखे 4 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग, कॉमन मेथड जिसमें फ्रेंचाइजी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेंचाइज जिसमें फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चर कर रहा है, बिजनेस फ्रेंचाइज जहां फ्रेंचाइजी को रेडीमेड क्लाइंट्स मिल रहे हैं, रेडीमेड कस्टमर मिल रहे हैं, और बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग जहां फ्रेंचाइजी को प्रूवन मेथड ऑफ बिजनेस मिल रही है। इन की टर्म्स यदि आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको इजीली याद होगा। फ्रेंचाइजिंग में इस टॉपिक में इसके आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि आप आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न दैट। सिंपल एडवांटेजेस है कि फ्रेंचाइजर को भी फायदा हो रहा है, फ्रेंचाइजी को भी फायदा हो रहा है। अब क्या फायदे हो रहे हैं ये आप लर्न कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्जर्स। यहाँ हम फ्रेंचाइजिंग एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जर। ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन। हमने एक स्ट्रेटेजी देखी फ्रेंचाइजिंग, अब एक स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन को हम एक साथ भी बोल सकते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिमिलर हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए मर्जर का मीनिंग क्या होता है। मर्जर मीन्स मर्ज करना, मीन्स कंबाइन करना। तो जैसा कि नाम बता रहा है मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, मीन्स दो बिजनेस एंटिटीज जब मर्ज होके डिसॉल्व हो रही हैं और एक कोई नई एंटिटी, लार्जर बिजनेस एंटिटी या लार्जर कंपनी क्रिएट हो रही है, इट इज कॉल्ड मर्जर। मीन्स जहां भी मर्जर मतलब कॉम्बिनेशन, तो ये वर्ड याद रखिएगा कॉम्बिनेशन। मर्जर मतलब जहां दो बिजनेस कंपनीज या दो बिजनेसेस कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज मर्जर। अब ये कंबाइन भी होंगे दो प्रकार से, राइट। कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू लार्जर कंपनी। दो छोटी छोटी कंपनी कंबाइन हो गई, एक लार्जर कंपनी बन गई, दैट इज मर्जर। क्लियर। अब कंबाइन भी दो प्रकार से हो रही है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां एक कंपनी प्लस मान लो एक कंपनी एक्स कंपनी है, एक कंपनी वाई कंपनी है, दोनों कंबाइन हो रही हैं और एक एंटिटी बन रही है, एक तीसरी कंपनी बन रही है जेड कंपनी फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों की एंटिटी डिसॉल्व हो गई, ना एक्स का कोई एग्जिस्टेंस रहा ना वाई का कोई एग्जिस्टेंस रहा, एक न्यू कंपनी बन गई है जेड कंपनी। तो इस तरह के मर्जर को कहा जाता है एमलगमेशन। इसे क्या कहा जाता है, एमलगमेशन। एक और प्रकार का मर्जर होता है जहां एक एंटिटी, एक्स एंटिटी और वाई एंटिटी दोनों मर्ज हुई, लेकिन वाई की एंटिटी डिसॉल्व हो गई और एक्स की बनी रही। एक्स कंपनी ने सारे स्टेक्स टेक ओवर कर लिए उसके वाई कंपनी के, तो एंटिटी किसकी बनी रही, एक्स की। इस तरह के इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। इस तरह के मर्जिंग को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन, जो कि एक्विजिशन से सिमिलर है, जो कि विच इज सिमिलर टू एक्विजिशन।
तो यहाँ दो प्रकार की मर्जिंग देखी हमने, एक अमेलगमेशन और एक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर मीनिंग लेट अस कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ मर्जर्स। टाइप्स ऑफ मर्जर टॉपिक से हम वापस कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ मर्जर्स, देर आर 5 टाइप्स ऑफ मर्जर्स गिवन इन योर ईशिप सिलेबस। आपके सिलेबस में 5 प्रकार के टाइप्स दिए हुए हैं मर्जिंग के। फर्स्ट टाइप इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ही होता है कि अनरिलेटेड, ऐसी कंपनीज मर्ज होना, ऐसी बिजनेस एंटिटीज का मर्ज होना जिनके प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, कंप्लीटली अनरिलेटेड, कहीं से कहीं तक उनके आउटकम प्रोडक्ट्स का रिलेशन ही नहीं है। लाइक फुटवेयर कंपनी और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी अगर मर्ज हो जाती है तो इट इज कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ मर्जर, कि प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली अनरिलेटेड है, कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट का। वैसे ये टाइप का मर्जर बहुत रेयर होता है, लेकिन इसे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट टाइप का मर्जर है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब ऐसी कंपनीज का मर्ज होना जो कि सेम ऑफरिंग दे रहे हैं और सेम मार्केट में ही दे रहे हैं, मतलब जिनके प्रोडक्ट भी सेम है और मार्केट भी सेम है, कस्टमर बेस भी सेम है। ऐसी कंपनीज ऑफ कोर्स क्या कहलाएंगी? कॉम्पिटिटर्स। जो दो कॉम्पिटिटर कंपनी अगर मर्ज हो जाती है तो ऐसे मर्जर को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। वोडाफोन आइडिया, दोनों कॉम्पिटिटर, दोनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मर्ज हो गई, VI, ये हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है, मारुति सुजुकी, है ना। तो इस तरह के मर्जर्स को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल मर्जर। मींस कंपनी सेम ऑफर कर रही है, सेम प्रोडक्ट है और सेम मार्केट है, दोनों कंपनी कॉम्पिटिटर है, लेकिन फिर भी अगर मर्ज हो गई तो दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। नेक्स्ट टाइप का मर्जर है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, इस तरह की कंपनीज जिनका प्रोडक्ट तो सेम है बट मार्केट अलग अलग है, मींस एरिया ऑफ ऑपरेशंस अलग है, कस्टमर अलग अलग जगह के हैं, ऐसी कंपनीज अगर मर्ज हो जाती हैं तो मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, ये ऐसी कंपनीज मर्ज होती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए। लाइक कोई नॉर्थ की कंपनी है, वो अगर ईस्ट की कंपनी के साथ मर्ज हो जाए और प्रोडक्ट सेम है दोनों, नॉर्थ की कंपनी है जहां नॉर्थ की कंपनी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल होता है, अच्छा कस्टमर बेस है, अच्छा मार्केट शेयर है, ईस्ट की कंपनी का भी अपने मार्केट में अच्छा शेयर है, बढ़िया कस्टमर्स हैं, तो अगर ऐसी कंपनीज अगर मर्ज हो जाती हैं इट इज कॉल्ड मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। तो इनमें जो भी एंटिटी, जो भी न्यू कंपनी बनेगी उसको नॉर्थ का भी मार्केट मिलेगा प्लस ईस्ट का भी मार्केट मिलेगा। तो ऐसी कंपनी, ऐसे टाइप के मर्जर को क्या कहा जाता है? मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। इनका मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट ग्रैब कर सकें। नेक्स्ट कैटेगरी का मर्जर होता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर वो कंपनीज की मर्जिंग जो कि रिलेटेबल प्रोडक्ट है ना, जिनके की आइदर कस्टमर सेम है, ऐसा कह सकते हैं, वो कस्टमर जो एक कंपनी से दूसरा माल खरीद रहा है, दूसरी कंपनी से सेम तरह का माल खरीद रहा है, तो ऐसी कंपनीज अगर मर्ज हो जाती है दैट इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, जिनके प्रोडक्ट रिलेटेबल है, रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हम ये देखें कि कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, फैशन क्लॉथिंग ब्रांड है, वो फैशन एक्सेसरीज ब्रांड के साथ मर्ज हो जाता है, फैशन क्लॉथिंग कंपनी एक्सेसरीज कंपनीज के साथ मर्ज हो जाती है, या क्लॉथिंग कंपनी कॉस्मेटिक कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। तो इस तरह का मर्जर जो है वो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। कोई स्टेशनरी कंपनी स्कूल बैग कंपनीज के साथ मर्ज हो रही है, या स्कूल बैग कंपनी स्कूल शूज कंपनीज के साथ मर्ज हो रही है, तो इस तरह के मर्जर को कहा जाता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, क्योंकि उनके कस्टमर्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप का मर्जर होता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर स्टूडेंट्स इस तरह का मर्जर है कि फॉर एग्जांपल हम देखें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, असेंबल्ड प्रोडक्ट, जिस कार, ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है, अब कार की कंपनी, ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कार की कंपनी जो है वो खुद तो सब कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो तो इंजन और केवल अपर बॉडी और इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ प्रोपोर्शनल ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बाकी तो आउटसोर्स कर रही हैं।
तो ऐसी कंपनी, जब कार की कंपनी क्या क्या चीजें लेगी, सीट बाहर किसी और कंपनी से ले रही है, ठीक है, टायर किसी और कंपनी से ले रही है, एसी किसी और कंपनी से ले रही है ना। आप ये कहें कि हम ग्लास वगैरह जो भी वो लगा रही है वो किसी और कंपनी से ले रही है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। अब ये सारी कंपनीज किसी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हैं। अब ऐसी कंपनीज अगर मर्ज हो जाती है तो इसे कहा जाता है वर्टिकल मर्जर, मतलब मर्जर which between the companies which provide different goods for one specific finished product। किसी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए जो डिफरेंट गुड्स प्रोवाइड करने वाली डिफरेंट कंपनीज हैं, अगर वो मर्ज हो जाती हैं देन इट इज वर्टिकल टाइप ऑफ मर्जर, इसे कहा जाता है वर्टिकल मर्जर। तो आज के इसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, अनरिलेटेड कंपनीज अगर मर्ज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेम कंपनी सेम मार्केट कॉम्पिटिटर्स अगर मर्ज हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, सेम कंपनी सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट मार्केट टू एक्सटेंड देयर मार्केट, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कंपनी सेम मार्केट की अगर मर्ज हो जाती हैं तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, और वर्टिकल मर्जर जो कि वन स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल कंपनीज सप्लाई चेन में काम कर रही हैं, अगर वो मर्ज हो जाती हैं देन इट इज वर्टिकल मर्जर। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज का एक्सटर्नल एक्सपेंशन का तीसरा प्रकार जो कि आपके सिलेबस में दिया है दैट इज एक्विजिशन आफ्टर मर्जर। और हम जनरली मर्जर और एक्विजिशन को एक साथ ही काउंट करते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन को एक साथ ही लिखते हैं। एक्विजिशन जब एक कंपनी किसी दूसरी टारगेट कंपनी के ज्यादातर शेयर मींस मोर देन 51% शेयर मींस मोस्ट ऑफ द शेयर या ऑलमोस्ट ऑल सारे शेयर स्टेक्स को परचेस कर लेती है तो उसे कहा जाता है एक्विजिशन। मींस एक हम यदि जनरल भाषा में समझे तो एक्विजिशन मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेना, उसके स्टेक्स यानी कि उसके शेयर्स को परचेस कर लेना, इसे कहा जाएगा एक्विजिशन। मींस एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को जब टेक ओवर कर लिया मींस उसके स्टॉक्स परचेस कर लिए तो वो एक्विजिशन कहलाएगा। ये भी एक प्रकार से एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी है। जब कंपनी किसी लॉस मेकिंग एंटिटी को भी टेक ओवर कर सकती है टैक्स रिडेम्पशन के लिए, टैक्स बेनिफिट के लिए, कोई सेम प्रोडक्शन कर रहे हो, सेम टाइप की ऑफरिंग हो, सेम प्रोडक्ट हो, ऐसी कंपनी क्योंकि छोटी कंपनी है ऐसी कंपनी को भी टेक ओवर किया जा सकता है फॉर एक्सपेंशन। तो उससे क्या होता है कि कंपनी एक्सटर्नल टाइप का एक्सपेंशन होता है, बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, सिनर्जी है, बहुत सारे रीजंस होते हैं मर्जर और एक्विजिशन के जो कि हम आगे देखेंगे ब्रीफ में, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्विजिशन। तो एक्विजिशन भी किस किस टाइप्स का होता है हमने देखा, फ्रेंचाइजिंग के टाइप्स, मर्जर्स के टाइप्स। अब हम देख रहे हैं एक्विजिशन और एक्विजिशन के टाइप्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके ईशिप के एनुअल एग्जाम्स में आ सकता है, राइट। तो टाइप्स ऑफ एक्विजिशन, द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्विजिशन इज फ्रेंडली एक्विजिशन। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि फ्रेंडली टर्म्स में कंपनी जो है टारगेट कंपनी अपने स्टेक्स को बेच देती है एक्वायरिंग कंपनी को कि भैया ठीक है परचेस कर लो, हम वैसे भी बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, यू कैन परचेज ऑल आवर स्टेक और मोस्ट ऑफ आवर स्टेक्स। तो जो है कि इसमें कोई फोर्सफुल नहीं रहता। रिमेंबर स्टूडेंट्स आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है, इन कीवर्ड्स को याद रखकर ही आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। एंड आई सजेस्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड कि जिसमें सारे कीवर्ड्स लिखे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट से नोट्स बना लीजिए। फ्रेंडली एक्विजिशन जिसमें कि कोई फोर्सफुल एक्विजिशन नहीं होता, जहां टारगेट कंपनी और एक्वायरिंग कंपनी दोनों ही फ्रेंडली टर्म्स के अंदर एक्विजिशन करते हैं, जहां कोई किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता, सारा फ्रेंडली नॉर्म्स में एक्विजिशन हो जाता है। इस प्रकार के एक्विजिशन को कहा जाता है फ्रेंडली एक्विजिशन। नेक्स्ट टाइप है रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन इसको इस तरह से समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब ये हमें पता है कौन सी कंपनी स्मॉल स्केल होगी,
डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा कम होगा। पब्लिक कंपनी जिसने पब्लिक को सब्सक्राइब किया है, पब्लिक को इनवाइट किया है, वो डेफिनेटली उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो पब्लिक कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी को एक्वायर करती है, टेक ओवर करती है ना। तो लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन कम है, प्राइवेट कंपनी, और जिस कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, पब्लिक कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो इस तरह के एक्विजिशन को कहा जाता है रिवर्स एक्विजिशन। जनरली पब्लिक प्राइवेट को टेक ओवर करती है, लेकिन रिवर्स एक्विजिशन में जैसा कि उसका नाम बता रहा है उल्टा हो जाता है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। ठीक। थर्ड टाइप ऑफ एक्विजिशन इज बैकफ्लिप एक्विजिशन। बैकफ्लिप एक्विजिशन ये बहुत रेयर होता है, जनरली ये बहुत कम होता है। बैकफ्लिप एक्विजिशन में क्या होता है कि जो परचेजिंग कंपनी है, एक्वायरिंग कंपनी है, जो टेक ओवर कर रही है, जो सारे स्टॉक्स परचेस कर रही है, वो कंपनी परचेसिंग कंपनी होते हुए भी सब्सिडरी बन जाती है। और जो कंपनी बिक रही है वो कंपनी बिकते हुए भी, मतलब जो है सब्सिडरी होते हुए भी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। मीन्स उसी का नाम चलेगा, उसी के डिसीजंस चलेंगे, उसी का मैनेजमेंट चलेगा, उसी का सब कुछ चलेगा। तो ऐसे टाइप के एक्विजिशन एकदम बैकफ्लिप हो जाता है। मीन्स जो परचेस कर रहा है उसका तो कुछ भी नहीं चल पा रहा है, और जो परचेसिंग कंपनी है, मतलब जो परचेस्ड कंपनी है, वो परचेस्ड कंपनी उसी के सारे डिसीजन चल रहे हैं, उसी की एंटिटी एग्जिस्ट में है। तो इस तरह के एक्विजिशन को कहा जाएगा बैकफ्लिप एक्विजिशन, की बिल्कुल वक्त, दुनिया, हालात, जज्बात सब बदल जाए, वो बैकफ्लिप एक्विजिशन। नेक्स्ट इज होस्टाइल एक्विजिशन। होस्टाइल एक्विजिशन ऐसा एक्विजिशन जैसा कि नाम बता रहा है विच इज डन बाय फोर्स, फोर्सफुली हो रहा है, मतलब इट इज जस्ट अपोजिट टू फ्रेंडली, है ना। फ्रेंडली एक्विजिशन से बिल्कुल उल्टा है। फोर्सफुली जो एक्विजिशन हो रहा है मींस जो एक्वायरिंग कंपनी है वो एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी के लिए ऐसी कंडीशंस बना देती है कि टारगेट कंपनी एग्री हो जाती है कि हमारे स्टेक्स परचेस कर लो, हमारे स्टॉक परचेस कर लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार हैं। तो ऐसी कंडीशन बना देना इज होस्टाइल एक्विजिशन। इस तरह का एक्विजिशन को कहा जाता है होस्टाइल एक्विजिशन। तो स्टूडेंट्स, हमने 4 प्रकार के एक्विजिशन पढ़े। फ्रेंडली एक्विजिशन अंडर फ्रेंडली नॉर्म्स, रिवर्स एक्विजिशन जहां प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर रही है, बैकफ्लिप एक्विजिशन जहां पर परचेस्ड कंपनी मींस परचेसिंग कंपनी जो खरीद रही है वही सब्सिडरी कंपनी बन रही है। ठीक। और होस्टाइल एक्विजिशन की ऐसी स्थितियां बनाना, ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देना कि जो टारगेट कंपनी है वो अग्री हो जाए अपने स्टेक्स सेल करने के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। कंपनीज मर्जर और एक्विजिशन के लिए क्यों जाती है, क्यों एक्सटर्नल एक्सपेंशन में मर्जर और एक्विजिशन करना पसंद करती है। ठीक है। तो इसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रीजन है मर्जर और एक्विजिशन का सिनर्जी। आई होप ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम अब बता रहे हैं, और अगर सुना है तो किस सेंस में सुना है और आपके हिसाब से सिनर्जी का क्या मीनिंग है, ये मुझे कमेंट करके बताएं जरूर। ठीक है। सिनर्जी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है। सिनर्जी का मतलब होता है कंबाइंड वैल्यू ऑफ फर्म इज ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल वैल्यू। सिनर्जी मीन्स कि कंपनीज की इंडिविजुअल वैल्यू को यदि हम प्लस करें तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा उनकी कंबाइन होने के बाद जो कंपनीज की वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी। इसे हम इजी मैथ्स इक्वेशन में यदि समझें तो जैसे कि हम बोलते हैं 2 + 2 कितने होते हैं 4, लेकिन यहाँ 5 रहेगा। 2 + 2 मीन्स उनकी इंडिविजुअल वैल्यू, कंपनी ए की इंडिविजुअल वैल्यू, कंपनी बी की इंडिविजुअल वैल्यू, अगर ये दो कंपनीज ऐड हुई, कंबाइन हुई, मर्ज हुई, तो इनके जो नेक्स्ट एंटिटी बनेगी उसकी वैल्यू जो है इनकी कंबाइंड वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा होगी।
ये समझ में आया? तो दिस इज सिनर्जी। जैसे बोलते हैं 1 और 1 11 हो गए, है ना, 2 और 2 5 हो गए। मीन्स अगर जब हमने एक साथ हुई, दो कंपनीज अगर जब कंबाइन हुई, मर्ज हुई, या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, तो जो भी एंटिटी बनी, बिजनेस एंटिटी, उसकी वैल्यू ज्यादा थी। अगर उन दोनों की वैल्यू कंबाइन करें उससे भी ज्यादा, इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड ऑन करें उससे भी ज्यादा होगी, और इसे कहा जाता है synergy। means combined effect is greater than individual effect, it is called synergy effect। अब synergy स्टूडेंट्स दो प्रकार की होती है, मतलब मेनली synergy जो है, कंपनीज जो है synergy के लिए, synergy इफेक्ट के लिए ही मर्जर और एक्विजिशन के लिए जाती है। तो synergy मेनली दो प्रकार से देखी जाती है बाय कंपनीज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग synergy। ऑपरेटिंग synergy मीन्स बिजनेस ऑपरेशंस में जो भी बचत होती है, जो भी इकोनॉमीज होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिनर्जी। मींस अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मान लो कि हमने किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्ज किया, दो ऐसी कंपनीज मर्ज हुई जिसमें कि सेम चीज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो क्या होगा, उनका इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और इंक्रीज्ड टर्नओवर से की वजह से क्या होगा, उनका कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। इस कॉस्ट डिक्लाइन को कहा जाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डेफिनेटली जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट जो है वो कम होगा, तो इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिनर्जी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सिनर्जी। फाइनेंशियल सिनर्जी मींस हमें बचत होगी फाइनेंशियल रूप से, जैसे कि टैक्स पे करने में बचत है, डेट कैपेसिटी बढ़ रही है कंपनी की, कंबाइंड एंटिटी की, और कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जो आइडल पड़े हैं जिनको अभी तक हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन मर्जिंग के बाद, मर्ज होने के बाद जो है हम उन आइडल रिसोर्सेस को यूज करने लगते हैं, तो दैट इज फाइनेंशियल सिनर्जी, दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल सिनर्जी। तो सिनर्जी के ये दो टाइप्स दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिनर्जी फॉर बिजनेस ऑपरेशंस, मींस बिजनेस ऑपरेशंस इकोनॉमिक हो जाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिनर्जी, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, फाइनेंस हमें कम कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, डेट कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है क्योंकि हम किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो गए हैं, तो दैट इज फाइनेंशियल सिनर्जी। नेक्स्ट रीजन, तो ये तो हुआ इंपॉर्टेंट रीजन सिनर्जी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट रीजन है हमारा एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। कंपनीज जो है, कभी कभी दो ऐसी कंपनीज मर्ज होती हैं कि एक कंपनी के पास बहुत ज्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, वहीं दूसरी कंपनी के पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, बट उतने रिसोर्सेस जो एक कंपनी के पास है वो नहीं है। तो ऐसी दो कंपनीज खुशी खुशी मर्ज हो जाती हैं क्योंकि एक के पास टेक्नोलॉजी है, एक के पास अदर रिसोर्सेस है। तो ऐसी कंपनीज जब मर्ज हुई तो जो लार्जर एंटिटी बनी, दोनों को सब कुछ मिल गया, टेक्नोलॉजी भी मिल गई और बाकी रिसोर्सेस भी मिल गए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन टू मर्ज, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एक्वायरिंग कॉम्पिटेंसी। सेम केस, जैसे हमने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है वैसे ही नई कॉम्पिटेंसी, किसी और कंपनी के साथ यदि हम मर्ज हो रहे हैं, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, एक कंपनी में ज्यादा कॉम्पिटेंसी से, एक कंपनी में ज्यादा रिसोर्सेस है, अगर दो कंपनीज मर्ज हो गई तो सब कुछ मिलेगा, है ना, रिसोर्सेस भी और कॉम्पिटेंसी, सबका बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। तो ये हुआ एक्वायरिंग कॉम्पिटेंसी। नाउ एंट्री इनटू न्यू मार्केट। अगर मार्केट एक्सटेंशन मर्जर है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हुई है, दोनों अलग अलग मार्केट्स में है विद द सेम प्रोडक्ट, तो ऐसे में क्या हुआ, नए मार्केट में एंट्री हुई, है ना। हम जिस मार्केट में डील कर रहे थे, जिस एरिया रीजन में डील कर रहे थे, वहां तो हम कर ही रहे, लेकिन हमने किसी और कंपनी के साथ हाथ मिलाया तो वहां का भी मार्केट हमारा ही हुआ और हमारा मार्केट उसका हुआ, है ना। तो इस तरह से इसे कहा जाता है एंट्री इनटू न्यू मार्केट। मींस हम जो कंबाइंड इफेक्ट है, हम ये अपना सामान उस मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। देन एक्सेस टू फंड्स, मोर एक्सेस टू फंड्स, ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है कंपनी की, दो एंटिटीज की अलग अलग क्रेडिबिलिटी है, अलग अलग साख है, वो क्रेडिबिलिटी के बल पे उनको फंड्स मिल रहा है, उनको लोन्स मिल पा रहे हैं, ज्यादा कैपिटल हो पा रहा है, ज्यादा बिजनेस एक्सपांड हो पा रहा है, then more access to funds is also one of the reason of merger and acquisition. नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। अगर कोई, अब यहाँ हम एक्विजिशन की बात करते हैं,
अगर कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी जो किसी लॉस मेकिंग एंटिटी को एक्वायर करती है, टेक ओवर करती है, तो उसका जो एडिशनल प्रॉफिट है उस पे उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है ना। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि एक्सपेंसेस हम ज्यादा बता सकते हैं, जिससे हम टैक्स बेनिफिट मिलता है। हम लोन को, किसी लोन या उसके रीपेमेंट का एक्सपेंसेस बता सकते हैं, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस बता सकते हैं, जिससे कि हम टैक्स को कम कर सकते हैं। सो टैक्स बेनिफिट भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है मर्जर और एक्विजिशन का। सो ये कुछ रीजंस हैं मर्जर्स और एक्विजिशन के। स्टूडेंट्स, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ये एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, जो कि आई होप आप जब स्टडी करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपको रीजंस आ गए हैं, रीजंस फॉर सक्सेसफुल मर्जर एंड रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मर्जर, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं और दोनों में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रीजंस फॉर फेलियर आपको खुद ही करना है। अगर आप उस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। और यहाँ हमारा वन शॉट वीडियो यूनिट 4 एक्सपांशन ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डू कमेंट मोर एंड मोर। थैंक यू।